आजकल जो है भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के बहुत सारे जो है कयास लगाए जा रहे हैं और कई जो है शहरों में और कई गांव में जो है हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो है प्रधानमंत्री जो है कौन बनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है इसमें जितने भी भारत में एमपी बनने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के जितने भी जो हैं चाहने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो है इसमें हम किसी एक पार्टी और एक जो है राजनीतिक दलों के बारे में बात नहीं करूंगा। ये मैं बात करने वाला हूं कि इसमें जो है प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उसके साथ साथ हम लोग भारत की जो है चुनाव प्रक्रिया, भारत की चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होती है और भारत में चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ जो है उससे जुड़े जितने भी क्यूरीज हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हमने क्लियर किए हैं। तो मेरे वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि एक एक जो है पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि चुनाव क्या होता है, दूसरा बात जानेंगे कि इलेक्शन क्यों होनी चाहिए, इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो तीसरा क्वेश्चन। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि हमारे चुनाव पर जो है, हमारे इलेक्शंस पर जो लोकतांत्रिक ढांचा हमारे देश का है, हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है जो एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें जानेंगे कि जो है इलेक्शन पर डेमोक्रेटिक बेस क्या है और डेमोक्रेटिक बेस के आधार पर इलेक्शन का क्या महत्व है। उसके साथ साथ जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जिसको हम हिंदी में जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा का बात हम लोग करेंगे, उसके बाद असेंबली का बात करेंगे, साथ साथ जो है उसके बाद हम लोग जो है वोटर लिस्ट का बात करेंगे, नॉमिनेशन का बात करेंगे, और साथ साथ जो है हमारे देश की चुनाव के जो अलग अलग लेवल हैं उसका बात करने वाले हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि जो है ना, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि चुनाव क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में जो सबसे पहले बता दें कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सबसे जो बड़ी प्रक्रिया होती है वो होती है चुनाव। चुनाव का मतलब होता है कि हम जो है अपने मन के जो है अनुसार किसी प्रतिनिधि को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और सरकार में भेजते हैं। और चुनाव की यहाँ पे जो है जो बात करें, यदि इंट्रोडक्शन बात करें हम उसका, तो बस एक ही बात है कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे देश की है जिसके तहत जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और संसद में भेजते हैं। और वहां पे संसद में जाकर के जो है वो पार्लियामेंट में जो हमारे लिए कानून बनाती है, कानून जो है कानून के साथ साथ जो हमारे देश में जो कानून को लागू करती है, साथ साथ हमारे देश की जो है एक नई पॉलिसी, नई नीति को लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं, कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है कि इलेक्शन क्यों होनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि क्वेश्चन क्यों होनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि ये आज नहीं, बहुत पौराणिक प्रक्रिया चली है। जब हमारे देश में राजतंत्र था, राजा का सिस्टम था, तो उस समय भी जो राजा के जो बेटे होते थे तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी लोकप्रियता के अनुसार उसका चुनाव किया जाता था जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा। तो लोकतंत्र में इलेक्शन का तो है ही, लेकिन राजतंत्र में जब इस तरह की प्रक्रिया थी कि जो है प्रजा के द्वारा जो है एक उसके लोकप्रिय और उसके इच्छानुसार जो काम करने वाले हैं, जो गरीब कल्याण लोगों के लिए जो काम करने वाले हैं, उसके लिए मतलब उसके अनुसार जो है सरकार में या उसके द्वारा जो है कोई भी यदि राजा का बेटा जो उसके प्रजा के अनुसार जो सरकार में या जो है में चुना जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन क्यों होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जनता के जो कल्याण के लिए, जो पब्लिक के लिए जो काम करेगी उसके अनुसार जो चुनाव में जीत के आएगी, तो वो जो है इलेक्शन उसके अनुसार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तानाशाही चलेगी और इस देश में जो है मनमानी चलेगी, जिसके चलते जो है कोई भी नियम कानून और गतिविधियां अच्छी ढंग से देश की नहीं चल पाती। आज तक जितने भी हम देश देखते हैं, जो भी जो है लोकतांत्रिक देश को छोड़कर, डेमोक्रेटिक कंट्री को छोड़ करके आप देखें तो उसका जो एक संवैधानिक ढांचा है, साथ साथ एक राज व्यवस्था है, उनका जो तरीका है वो दूसरे से भिन्न है। और जहाँ तक हम बात करें कि इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, तो इलेक्शन की जरूरत जो है इसीलिए होती है कि आप इस देश की जो एक देश की प्रगति और विनाश जिसको हम कह सकते हैं, ये दोनों निर्भर करता है चुनाव पर। यदि आप चुनाव की प्रक्रिया नहीं रहती, जो कि पब्लिक के द्वारा जो है डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से यदि रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनने की प्रक्रिया होती हमारे देश में, तो
निश्चित रूप से जो है यहाँ पे हमारे देश जो है आज बहुत जो इतने हम देखते हैं कि इतना जो आगे प्रगति कर चुका है, इतना आगे विकास कर चुका है, इतने और जो हम महत्वाकांक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जो है हमारा देश और ज़्यादा विकास करेगा, तो वो ठप हो जाएगी। तो चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश में होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया इसीलिए होती है जिससे हमारे देश की उन्नति हो सके। यदि कोई भी इसमें यदि कोई भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं और वो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अंतराल पे चुनाव होती है, जो कि उसके बाद वो दोबारा हमारी देश की सत्ता में नहीं आती है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं कि डेमोक्रेटिक बेस ऑफ इलेक्शन। तो हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का एक डेमोक्रेटिक बेस, पहले डेमोक्रेसी के बारे में जान लेते हैं कि हमारे देश की जो है, हमारे देश को जो है कहा जाता है क्या, हमारे देश को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है ना बात करेंगे कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हमारे देश को क्यों कहा जाता है? तो जिस देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे यानी कि राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जिनका कार्य जो है वो देश की कानून व्यवस्था के साथ साथ जो है उस देश के एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में होंगे, तो उस देश को एक गणराज्य देश कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ यदि हमारे देश में देखें तो एक डेमोक्रेटिक जो है फ्रेम है, जो कि लोकतांत्रिक ढांचा के तहत जो हमारे देश में राज व्यवस्था और प्रक्रियाएं चलती है, तो इस तरह से हमारे देश को हम कह सकते हैं क्या, एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। क्योंकि हमारे देश में दोनों, यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था भी है, साथ साथ हमारे देश में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी एक पद है, और जिससे हमारे देश की कानून व्यवस्था के साथ साथ हमारे देश की जो लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं वो एक साथ चलती है। इसीलिए इस देश को हम जो है लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया है। यहाँ पे दोनों व्यवस्था चलती है। और इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि डेमोक्रेटिक बेस क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक बेस के लिए है क्या कि एक सबसे पहले चुनाव तो जो है ना वो निष्पक्ष होना चाहिए, एकदम जो है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे देश में होनी चाहिए, ठीक है। और डेमोक्रेटिक बेस ऑफ इलेक्शंस जो है का, इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक बेस ऑफ इलेक्शंस का मतलब है कि सबसे पहले तो आपका जो राइट टू वोट है, यानी कि आपका जो मताधिकार है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और सब जितने भी वोट है उसका सभी का वैल्यू, सभी का मान बराबर होनी चाहिए। दूसरा बात, ये डेमोक्रेटिक तब होगा कि आपका जो इलेक्शन होगा वो निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी फ्री और फेयर, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी एक पार्टी विशेष को लेकर के हमारे देश में ऐसी गतिविधियां नहीं चलती है। तो उसके बाद जो है हम जो है इस डेमोक्रेटिक तब बना सकते हैं इलेक्शंस को जब हम प्रतिनिधि को, पब्लिक को जो है एक स्वतंत्र रूप से अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके, अपने अनुसार वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन सके, जिसके अनुसार जो है वो इस इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। उसके बारे में आप लोगों को बता दें कि हमारे देश में जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, करवाए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, ईसी, जिसको हम शॉर्ट में ईसी कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। वही जो है जो सरकार के निहित नहीं है, सरकार के अधीन वो नहीं है, सरकार उसे स्वतंत्र रूप में एक संवैधानिक संगठन के रूप में जो हमारे संविधान में उसे जो है संगत किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और सबसे पहले चुनाव आयोग का जो है प्रक्रिया हमारे देश में
आज से नहीं, ये आज़ादी के कुछ ही साल के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। तब के बाद जो है इसमें इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख होते हैं उसे हम जो है चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन बोलते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, जो कि पहले एक सदस्य था। उसके बाद जो है यदि हम देखें तो 1993 में 1993 में इसे जो है 2 और जो है उसके सदस्य आ गए, और ये इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन होते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन का जो है जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो उसके साथ साथ 25 जनवरी 1950 को उसके बाद जो है इसका गठन किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा को जो है। उसके साथ साथ हम यदि बात करें कि हमारे संविधान में जो है ये यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शन का चर्चा जो है यानी किस अनुच्छेद के किया गया है, तो 324 से 329, ये दो जो है 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329 तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो है संविधान में जो है इलेक्शन यानी चुनाव की चर्चा की गई है, और हमारे देश के जितने भी चुनावी प्रक्रिया होते हैं उन सभी की चर्चा की गई है। हमारे देश में तीन स्तर पर जो है चुनाव कराए जाते हैं। एक तो आप केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा जो है आप यदि कहें तो स्थानीय सरकारों के द्वारा। अब ये यदि हम दूसरी तरफ हम बात करें तो जो है सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा का चुनाव होता है, जिसके 2 सदन है, जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद जो है हम बात करें कि विधानमंडल का होता है, जो कि स्टेट लेवल पर और राज्य के लेवल पर होता है। उसके बाद जो है स्थानीय निकाय के भी चुनाव होते हैं, जैसे कि आप गांव में यदि पंचायत का बात करें, पंचायत का इलेक्शन होता है। शहर में जो है नगर पालिका जो है म्यूनिसिपालिटी और नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो उसके साथ साथ यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बात करें, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो निर्वाचन क्षेत्र जो है आप इस चीज को जानिए कि चुनाव के बेस पर यानी इलेक्शन के बेस पर इस देश को कई पार्ट में, कई एरिया में बांट दिया गया है, और उस एरिया को हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है। उसके साथ साथ जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जीत के आते हैं वो एमपी कहलाते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे लेजिस्लेचर से जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं वो एमएलए कहलाते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। उसके साथ साथ हम बात करें कि लोकसभा क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो राजनीतिक रूप से यानी आप इलेक्शंस के बेस पर जो है इस देश का कई जो है एरिया डिवाइड किया गया, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इसे हम हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा जो है एक लोकसभा जो है आप देश में यदि हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों जो हैं, आप इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि इस गवर्नमेंट के 3 जो है यानी कि 3 ऑर्गन होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग लेजिस्लेचर, दूसरा बोलते हैं इसका एक्सिक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी यानी कि विधायिका, उसके बाद दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा ये दो जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लोकसभा जो है ये आप केंद्र में लोकसभा से जो है प्रधानमंत्री बन के आते हैं, और उसके बाद जो है असेंबली की जब बात करें तो असेंबली जो है लेजिस्लेचर असेंबली, ये आपको जो है स्टेट लेवल पे होता है। उसके साथ साथ आगे हम लोग जो है बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट मान लीजिए कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा जो है जिसको हम कह सकते हैं दस्तावेज है, जिसमें सभी वोटरों के नाम होते हैं, और सभी को जो है हम उसमें जो भी उसके वोटर के होते हैं, वोटर के लिए आप देख सकते हैं कि वोटर के लिए आपका जो है 18 साल
अनिवार्य है कि 18 साल आपका होना ही चाहिए। उसके बाद यदि आप कैंडिडेट है तो उसका जो आपका 25 साल एज होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा जो है डॉक्यूमेंट जिसमें सारे वोटरों के नाम होते हैं, उनका एड्रेस होता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो सारा कुछ रहता है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जानते हैं कि नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनेशन मतलब होता है नामांकन। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है नामांकन होता है। और नामांकन की यदि बात करें तो इसमें भी जो है कुछ, हालांकि शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी जो है कंडीशंस है जिस कंडीशंस में वो जो है नॉमिनेशन दे सकता है। और जो है सबसे पहले तो वो देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात है कि वो जो है दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और तो तीसरा जो है कि आपका जो है उसमें 25 साल उसकी एज होनी चाहिए, तो वो नॉमिनेशन दे सकता है। उसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे कि लोकसभा में जो है जनरल, एससी और एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई। आरक्षित में हो गया रिजर्वेशन। कुछ ऐसे क्लास हैं, कुछ ऐसे सामाजिक क्लास हैं जो कि आपको जो है लोकसभा की कुल सीटें जो होती है वो 543 कुल सीट है। और उसके साथ साथ जो है इसमें 412 वो अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है। उसके साथ साथ एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी है। एससी के लिए यदि आप बात करें तो 84 और एसटी के लिए आपका 47 जो है सीट वो उसमें आरक्षित की गई है। और ये लोकसभा के बारे में बताएंगे। तो इसके साथ साथ जो है आप मेरे वीडियो को जो है पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को जरा आप ना भूलें। और इसका ये मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है हम जो इस वीडियो का जो है यानी कि इस टॉपिक का हम दूसरा वीडियो जो है अपलोड करेंगे, उसे आप ज़रूर देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।